हेलो गाइस, एजी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये टेलर के थ्रू डेवलप किया गया था। ये स्पेशली डेवलप जो किया गया था, ये टेलर के प्रिंसिपल जो भी बनाए गए थे, उन्होंने जो भी 4 प्रिंसिपल दिए थे अपने, तो उस प्रिंसिपल को अच्छे से अप्लाई करने के लिए उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक डेवलप की थी। तो उस टाइम अब हम लोग टेलर ने सजेस्ट किया कि अगर हम इन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए प्रिंसिपल को लागू करें तो कहीं ना कहीं हम एक बेस्ट तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो जिस टाइप के रिसोर्सेज हो, हर टाइप के रिसोर्स का हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन जो होगा ग्रो करेगा। तो एक तरीके से उनका जो पहला टेक्निक था टेलर का, वो था फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में, इस टेक्निक के बारे में टेलर का क्या कहना था, ये बात आप पहले समझिए कि टेलर कहना था कि जो सुपरविजन का टास्क होता है, आप जानते हैं कि लोअर लेवल पे या ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स जो होते हैं उनके ऊपर कौन होता है, सुपरवाइज़र होता है। अब एक सुपरवाइज़र है, वर्कर्स को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वर्कलोड ज़्यादा है क्योंकि उसको बहुत सारे टास्क करने होते हैं अकेले ही। तो टेलर का कहना एकदम अपोज था, अलग तरीके के उन्होंने अपनी विचारधारा रखी। उनका कहना था कि जो भी सुपरविज़न का जो टास्क होता है उसको बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में डिवाइड किया जाना चाहिए और हर एक फंक्शन को एक स्पेशलिस्ट फोरमैन को प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जो भी फैक्ट्री मैनेजर हैं उसके होल वर्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक जो पार्ट होगा प्लानिंग पार्ट और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा प्रोडक्शन पार्ट। तो प्लानिंग पार्ट पे उनका क्या कहना था, तो प्लानिंग पार्ट के लिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग पार्ट के लिए, प्लानिंग के पूरे सेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए एक प्लानिंग इंचार्ज बनाया जाना चाहिए और प्रोडक्शन के वर्क को सुपरवाइज करने के लिए प्रोडक्शन इंचार्ज अपॉइंट किए जाना चाहिए। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंतर्गत इन्होंने 4 क्लर्क के बारे में बताया, जिसमें पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा है रूट क्लर्क, तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और चौथा है डिसिप्लिनेरियन। इवन प्रोडक्शन इंचार्ज के अंतर्गत इन्होंने 4 बॉस बताए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सभी वर्कर के ऊपर कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं ये आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वर्कर को एक टाइम में एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ही बंदे से आदेश दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बंदे के ऊपर 8 लोग लगे हुए हैं जो कि उसके काम को सुपरवाइज करने में लगे हुए हैं। और लेकिन सभी के सुपरवाइज़र के जो काम हैं उनको अलग अलग हैं, वो सभी अलग अलग सेक्शंस को देखेंगे। और ये अलग अलग सेक्शन क्या है, पहले हम प्लानिंग इंचार्ज में आ जाते हैं, जो कि प्लानिंग बनाने का काम करते हैं। खासकर मतलब हर एक चीज़ के प्लानिंग में क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए या स्टैंडर्ड, कोई भी टास्क है उसका स्टैंडर्ड सेट करना कि भाई आप जो क्वालिटी बना रहे हो प्रोडक्ट की उसका स्टैंडर्ड, साइज बना रहे हो उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इफ़िशियंसी का स्टैंडर्ड, वर्कर कितना टाइम लेगा काम करने में उसका स्टैंडर्ड, हाँ वर्कर्स किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा उसका स्टैंडर्ड, माने हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। प्लानिंग इंचार्ज ये काम करते हैं, वो वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड बनाने का काम करते हैं। और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंतर्गत जो डिफरेंट बॉस होते हैं वो कहीं ना कहीं उस जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसको पूरा करवाने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 8 लोग आते हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो अंडर हम प्लानिंग डिपार्टमेंट अगर हम बात किया जाए, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात किया जाए तो इसमें हम 4 क्लर्क की बात किए। जो पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है ये ड्राफ्ट बनाने का काम करता है फॉर द वर्कर्स।
मतलब ये टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, मतलब ये वर्कर को इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, किस तरीके से प्रोवाइड करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये सभी का पूरा ड्राफ्ट पहले से ही, कि कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने वाले बंदे को किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। तो उसका का पूरा ड्राफ्ट जो है कौन तैयार करने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क तैयार करने का काम करता है। इसके बाद आता है रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क क्या करता है, तो रूट क्लर्क जो होता है ये प्रोडक्शन के रूट को स्पेसिफाई करने का काम करता है, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसीजर, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, 1 बाय 1 स्टेप्स, मतलब एक प्रोसीजर पूरा का पूरा, कहीं ना कहीं उसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसीजर को सेट करने का काम रूट क्लर्क करता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होता है ये डिसाइड करने का काम करता है कि वो टाइम और कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करता है, मतलब कोई काम कितने टाइम में हो जाना चाहिए और उसमें क्या लागत आनी चाहिए, कम से कम क्या लागत आनी चाहिए, इसका एक पूरा शीट तैयार करता है। और डिसिप्लिनेरियन जो होता है वो क्या करता है, टू इंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली, मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है। डिसिप्लिन के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके स्टैंडर्ड वर्कर्स को फॉलो करने होंगे, तो उसका पूरा डिसिप्लिन का खाका तैयार कौन करता है, डिसिप्लिनेरियन। प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट आता है वो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है इसके अंतर्गत 4 बॉस हैं या 4 लोग आते हैं। पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करता है, टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, मतलब ये डिसाइड करने का काम करता है कि जो जॉब वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, और एक्यूरेटली, मतलब जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू उसी के अकॉर्डिंग एकदम एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट होना चाहिए और टाइम से आपका वर्क परफॉर्म होना चाहिए। ये जो है स्पीड बॉस क्या करता है, इस चीज़ को इंश्योर करने का काम करता है और उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट देता है। गैंग बॉस जो होता है वो क्या करता है, टू कीप मशीन्स एंड टूल्स, इन सब जो भी चीज़ें हैं जो कि किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए ज़रूरत होता है, जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इन सभी को रेडी रखने में वर्कर्स हेल्प करते हैं। इसके बाद रिपेयर बॉस होता है, सॉरी गैंग बॉस हेल्प करता है। रिपेयर बॉस क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी मशीन्स हैं, जो भी मेन हैं, जो भी टूल्स हैं, इनके लिए प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है। हर एक मशीन, अब एक मशीन है उसको बहुत ही हीट में आप जलाओगे तो कहीं ना कहीं उस मशीन में हीट का इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर एक मशीन, हर एक टूल, हर एक वर्कर को स्पेशल वर्किंग कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो अपनी मैक्सिमम इफ़िशियंसी को दे सकता है। तो उसको इंश्योर करने का काम रिपेयर बॉस करता है। इंस्पेक्टर क्या करता है, वो वर्क जो भी परफॉर्म हो रहा है उसकी क्वालिटी चेक करने का काम करता है कि जो भी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनना है और जो भी शेप का प्रोडक्ट बनना है, जिस साइज का प्रोडक्ट बनना है, जिस अमाउंट में वर्क होना है, इन सब की क्वालिटी ऑफ वर्क माने ओवरऑल वर्क को इंस्पेक्ट करने का काम करता है। अगला जो इसके बाद आपका है नेक्स्ट टेक्निक आप पढ़ेंगे तो वो अगली टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के अंतर्गत 2 वर्ड इसमें है, पहला है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन पे स्टडी करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे जितने भी बिजनेस ऑपरेशन, जो भी बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप स्टैंडर्ड सेट करने का काम किया जाता है। जितने भी बिजनेस और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसके हर एक फेज के लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। इट इन्वॉल्व्स फिक्सिंग सर्टेन वैल्यू और स्टैंडर्ड इन क्वालिटी, मतलब क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड हो सकते हैं, क्वांटिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड हो सकते हैं, शेप एंड साइज से रिलेटेड स्टैंडर्ड हो सकते हैं, मेन किस टाइप के होने चाहिए,
टूल्स किस टाइप के होने चाहिए, मशीन किस टाइप के होने चाहिए, प्रोडक्शन मेथड्स कौन से होने चाहिए, ऐसे जितने भी तमाम चीज़ें हैं उन सब का स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत सेट किया जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स। फिर से जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टर का ही सामान बनना चाहिए, और उस फिक्स टाइप, साइज और कैरेक्टर से हट के कोई सामान नहीं बनना चाहिए। उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करता है। टू इस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एंड प्रोडक्ट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट और प्रोडक्ट है उसकी इंटरचेंजेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। एक तरीके से जो भी पार्ट और प्रोडक्ट आपके यहाँ बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तो उसमें ये एबिलिटी होना कि एक की जगह दूसरे यूज हो सके, इंटरचेंज हो सके उनका। तो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन में हम इस एबिलिटी को डेवलप करने का काम करते हैं, इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। हम क्वालिटी स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने का काम इसके अंतर्गत करते हैं। चौथा पॉइंट है टू इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। जो भी मैन है, जो भी मशीन है, उन सभी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब उनके परफॉर्मेंस का क्या लेवल होगा, वो किस लेवल पे वर्क करने चाहिए, किस एनर्जी के साथ वर्क करना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए एक आदमी को कम से कम। इस सब चीज़ों का स्टैंडर्ड जो होता है सेट होना चाहिए। जब तक इन सब चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा तब तक हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि ये ए वाला बंदा कितना काम कर पाएगा, बी वाला कितना काम कर पाएगा, सी वाला कितना काम कर पाएगा। और इस तरीके से हमारा काम कभी भी सही समय से कंप्लीट नहीं आएगी, इवन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बना देता है। और स्टैंडर्ड जब हर एक आदमी को पता है कि मुझे 6 महीने के भीतर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 6 महीने के भीतर वो किसी भी तरीके से, या 2 महीने के अंदर 2 चैप्टर, 3 महीने के अंदर 5 चैप्टर, ऐसे ऐसे जो हर एक यूनिट टेस्ट में कितना चैप्टर कंप्लीट होना है, तो इस तरीके से वो स्टैंडर्ड सेट होते हैं। और उसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ाते हैं, और तब जाके कहीं ना कहीं हम सही समय से कोर्स ख़त्म कर ले जाते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड हमारे सामने ना हो तो कहीं ना कहीं हम अपने कोर्स को बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे या बहुत लेट कंप्लीट करेंगे। मतलब दोनों चीज़ हो सकता है। इसका दूसरा जो पार्ट होता है वो है सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले हम समझते हैं सिंप्लीफिकेशन माने होता क्या है। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करो अननेसेसरी वेराइटी, साइज और ग्रेड के प्रोडक्ट जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डाइवर्स काम हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे तरीके के वर्क हो रहे हैं। लाइक फिर से ध्यान देना, सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग unnecessary variety, sizes and grades of the product manufactured by the organization। और जो इसका मेन एम होता है, जो एलिमिनेट करना unnecessary diversity of the product, size and types। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए, उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए जॉब को। ये नहीं कि आप 10 तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हो, आप शूज़ भी बना रहे हो, आप क्लोथ के बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो, आप मेडिसिन में भी इन्वॉल्व हो, आप और भी अधिक बिजनेस है जितने भी केमिकल में इन्वॉल्व हो, तो हर एक 10 बिजनेस में इन्वॉल्व हो। तो इससे आपका वर्क जो है, वर्कलोड भी बढ़ेगा। कहीं ना कहीं वर्कलोड बढ़ने के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, सिंप्लिसिटी रिमूव होगी, और काम करने में वर्कर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी। तो उनका कहना था कि वर्क सिंप्लीफाई होने चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। इसके लिए आप अननेसेसरी जो भी आपको एक ही वैरायटी का, एक ही तरीके का, एक ही साइज़ का और एक ही ग्रेड का प्रोडक्ट ज़्यादातर मैन्युफैक्चर करने पे जोर देना चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके टोटल आउटपुट को इंक्रीज करेगा। आपके जो भी इक्विपमेंट हैं उनका सही तरीके से फुल्ली यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे, आपके जो इन्वेंट्रीज हैं उसका वेस्टेज रिड्यूस होगा। तो ये सब फ़ायदे होते हैं। इसके बाद जो होता है वर्क स्टडी की बात कही गई। तो वर्क स्टडी में कहा गया कि वर्क स्टडी रेफर्स टू अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी वर्क।
माने कोई भी जो वर्क होता है उसका साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना ही वर्क स्टडी है। तो कोई भी जॉब है, वर्क मतलब जॉब, जॉब है उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसका हर एक पार्ट को एनालिसिस करना, फिर सिंथेसाइज करना, फिर कंक्लूज़न निकालना, तो आफ्टर देन रिजल्ट देना, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। और वर्क स्टडी के अंतर्गत ये पूरे किसी भी जॉब का पूरा साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जाता है। तो इसमें 4 तरीके की स्टडी टेलर ने कही। पहला जो स्टडी उन्होंने कहा वो मेथड स्टडी के बारे में कहा, जो कि थर्ड टेक्निक है। दूसरा स्टडी उन्होंने मोशन कहा, स्टडी, मोशन स्टडी। फिर टाइम स्टडी की बात कही और चौथा फैटिग स्टडी। तो इसका जो तीसरा टेक्निक है वो है मेथड स्टडी, जो कि वर्क स्टडी के अंतर्गत पहली स्टडी आती है। अब देखते हैं मेथड स्टडी में इन्होंने कहा क्या। तो मेथड स्टडी इज कंसर्न विथ फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मतलब मेथड स्टडी में इनका कहना था कि हर एक जॉब होता है, कोई भी जॉब हो, तो इनका कहना था कि जब हम साइंटिफिक तरीके से किसी भी जॉब को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हर एक जॉब को परफॉर्म करने का एक बेस्ट साइंटिफिक मेथड होता है, और उसी बेस्ट साइंटिफिक मेथड से जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा आउटपुट भी बेस्ट आएगा और कॉस्ट मिनिमाइज होगी। मतलब हर एक जॉब को परफॉर्म करने का एक ही बेस्ट तरीका होता है, और जो कि साइंटिफिक तरीके से पता किया जाता है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मेथड स्टडी का, इसका मेन मोटो था कि भाई आप बेस्ट तरीका निकालो, ईजाद करो, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो जाए और जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो मैक्सिमाइज हो, जो कस्टमर को उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हो, जो उससे मिलने वाले यूटिलिटी हो, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑफ स्केल वगैरह ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्रूव हों। और इनका ये भी कहना था कि फॉर फाइंडिंग वन बेस्ट मेथड, अगर आपको बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना है तो इसके लिए जो भी आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। प्लांट लेआउट माने जो भी ओवरऑल आप मशीनरी वगैरह कर रहे हो उससे रिलेटेड क्रिटिकल एनालिसिस करो। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी, इससे रिलेटेड पूरी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी आप अच्छे से डीपली एनालिसिस करिए। मटेरियल हैंडलिंग पे एनालिसिस करिए, वर्क प्रोसेस पे एनालिसिस करिए, मेथड्स पे एनालिसिस करिए, चार्ट पे एनालिसिस, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब यूज करके आप क्या करिए, एक बेस्ट मेथड जो कि साइंटिफिक मेथड होगा माना जाएगा, क्योंकि आपने एनालिसिस के थ्रू उसको डेवलप किया है, तो उसको डेवलप करिए जिससे कि आपका कॉस्ट रिड्यूस हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, और कहीं ना कहीं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगला जो है उन्होंने बताया था मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में जो हम लोग स्टडी करेंगे कि मोशन स्टडी क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि मोशन स्टडी जो स्पेशली होता है वो रेफ़र करता है कि इसमें जब भी कोई वर्कर जो होता है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर टाइप के मोशन करता है। तो मोशन स्टडी के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जॉब परफॉर्मिंग के ड्यूरेशन में जो भी मोशन जितने भी टाइप के मोशन परफॉर्म किए जा रहे हैं किसी वर्कर के थ्रू, उन सभी के बारे में डीपली एनालिसिस किए जाते हैं। फिर उसमें से नेसेसरी मोशन और अननेसेसरी मोशन, इन दो पार्ट में उसे क्लासिफाई किया जाता है, और अननेसेसरी मोशन को किसी भी तरीके से रिमूव या रिड्यूस कर दिया जाता है, और नेसेसरी मोशंस को ही इंक्लूड किया जाता है वर्क में, जिससे कि काम जो है वो सही समय से और सही समय पे पूरा हो जाए, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए। तो मोशन स्टडी के अंतर्गत इरेगुलर मोशन की बात कही गई, क्योंकि जैसे कि आप कहीं वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपको पढ़ाने का टास्क दिया गया है, वहाँ पे टास्क है आपका पढ़ाने का, लेकिन आप जाते हो वहाँ पे तो आप आपस में बातचीत करते हो। तो बातचीत करना आपका ड्यूटी नहीं था, फिर भी आप बातचीत कर रहे हो, हंस रहे हो, खूब ठहाके लगा रहे हो, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं घूमने निकल गया, कहीं सीढ़ियों से टहलने निकल गया, कहीं पार्क में चला गया, जो कि काम से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि वर्क करते समय जो मज़दूर लोग होते हैं, जो वर्कर्स लोग होते हैं, वो बहुत ही इरेगुलर टाइप के मोशन करते हैं, जो उस पर्टिकुलर टास्क जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है उससे वो ज़रा भी रिलेट नहीं करता है।
तो इनका कहना था टेलर का कि इस तरीके के अननेसेसरी जो भी उनके मूवमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको रिमूव किया जाना चाहिए। इससे उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो फालतू के कामों में वेस्ट हो रही है वो रिमूव नहीं होने पाएगी, उनकी एनर्जी बनी रहेगी और वो कहीं ना कहीं जब जॉब में यूज होगी तो उससे क्या होगा, और भी अधिक बेहतर तरीके से रिजल्ट आएंगे। तो मोशन स्टडी खासकर अननेसेसरी जो मोशंस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया गया था। इससे इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है। आफ्टर दिन जो मोशन स्टडी के बाद बात आती है वो होती है बात टाइम स्टडी की। अब देखते हैं टाइम स्टडी में क्या कहा गया कि टाइम स्टडी रेफर्स टू अ टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि स्पेशली स्टैंडर्ड टाइम को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। जनरली इसमें ये हेल्प करता है आपको कि कोई भी काम है उसको करने के लिए कितने एम्प्लॉय लगेंगे और उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, ये सेट करने में स्पेशली ये हेल्प करता है। इवन लेबर कॉस्ट को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो ये कैसे हेल्प करता है टाइम स्टडी, ये हम पढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि होल टास्क जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं और एवरेज वर्कर लेते हैं। एवरेज वर्कर वो वर्कर होता है, माना जाता है कि उसके पास सभी रीजनेबल स्किल्स मौजूद हैं जो कि उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए होने चाहिए। उस एवरेज वर्क से उस पर्टिकुलर टास्क को हम करीब 100 टाइम्स पूरा कंप्लीट करवाते हैं। 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम्स, मतलब जैसा जॉब हो उस तरीके से हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर टास्क को बार बार कंप्लीट करवाते हैं और टाइम नोट करते रहते हैं कि पहली बार कंप्लीट किया 10 घंटे लगा, दूसरी बार कंप्लीट किया 8 घंटे लगा, तीसरी बार कंप्लीट किया तो भी 8 घंटे लगा, चौथी बार कंप्लीट किया 7.5 घंटे लगा। तो जब हम ऐसे टाइम बार बार नोट करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे वो टाइम पता लग जाता है कि काम को कंप्लीट होने में एक्चुअली कितना एवरेज टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हमें काम को परफॉर्म या वर्क को परफॉर्म करने का टाइम पता लग जाता है कि ये टाइप का वर्क जो है 5 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए और यही इसका स्टैंडर्ड टाइम है, और इससे ज़्यादा अगर समय ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इनइफिशियंट माने जाओगे, और इससे कम समय ले रहे हो तो इफ़िशियंट माने जा रहे हो, उसके बराबर समय ले रहे हो तो आप एक एवरेज वर्कर माने जाओगे। इस तरीके से आप कैटेगराइजेशन कर लेंगे। तो इस ये जो ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टडी का, ये मेन तीन ऑब्जेक्टिव हैं कि टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, माने इसके थ्रू क्या होता है, इंसेंटिव स्कीम को फ्रेम किया जाता है कि कौन सी इंसेंटिव स्कीम देना चाहिए ताकि सही समय से काम पूरा हो जाए। एंड टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, माने लेबर को कितनी कॉस्ट दी जानी चाहिए, माने ओवरऑल कितना कॉस्ट आएगा, ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है टाइम स्टडी। इसके बाद आता है फैटीग स्टडी। तो फैटीग स्टडी जो होता है उसका मतलब होता है थकान का अध्ययन। तो फैटीग स्टडी में क्या किया जाता है, तो फैटीग स्टडी क्या होता है, ध्यान दीजिए कि फैटीग स्टडी रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। अब आप स्टेटमेंट सुने समझ ही नहीं पाए तो अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फैटीग स्टडी मतलब कि जो भी वर्कर होता है, सिंपल सी बात है, जब कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो वो थकेगा, ज़रूर सी बात है थकेगा वो। अगर वो थक गया है फिर भी हम उससे लगातार काम करवाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और एक ऐसा वक्त आएगा जब वो जहाँ वो 8 घंटे काम कर सकता था वो 6 घंटे में ही एकदम बेहोश हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको अगर उसको बीच में रेस्ट दे देते तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेता और रीगेन करके वो फिर से 4 घंटा और ज़्यादा काम कर लेता। तो इसके लिए उन्होंने फैटिग स्टडी किया और इन्होंने कहा कि फैटिग स्टडी जो होता है इसके अंतर्गत हम टायर्डनेस, मतलब कोई भी काम करते होते हैं फिजिकल या जो भी मेंटल टायर्डनेस होती है उसकी हम पूरी स्टडी करते हैं। उनका कहना था कि कोई भी काम कंटिन्यू करते करते जो होते हैं वर्कर्स वगैरह थक जाते हैं।
अगर बिना ब्रेक के वो करेंगे तो। इसलिए उन्हें वो रेस्ट इंटरवल टाइम प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिसमें वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सकें। तो फैटिग स्टडी के अंतर्गत ये तय किया जाता है कि एम्प्लॉय को जब पूरा जॉब करने आते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने में, तो कब और किस अमाउंट में हम इंटरवल प्रोवाइड करें, मतलब हम किस टाइम पे इंटरवल उन्हें दें और किस अमाउंट में इंटरवल दें। जैसे कि एक स्कूल टाइमिंग की बात की जाए तो जनरली 4 पीरियड जब बीत जाते हैं तो 4 पीरियड के बाद बच्चों को एक इंटरवल दिया जाता है और आफ्टर मतलब इस इंटरवल के बाद फिर बच्चों के कंटिन्यू 4 क्लास चलते हैं। तो उस 4 क्लास के बाद जो इंटरवल दिया जाता है वो उसका मेन जो मोटो होता है वो बच्चों के थकान को दूर करना होता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को फिर से रीगेन कर लें और रीगेन करने के बाद नेक्स्ट 4 क्लास तक, ताकि वो क्लास में फिर से बैठे रहने। तो वो फिर अगर वो लगातार 8 घंटे पढ़ेंगे और रिसर्च वगैरह उनको नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन पूरा ख़राब हो जाएगा, उनकी इफ़िशियंसी एकदम डिक्रीज हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम चाहे जितनी मेहनत से पढ़ा लें हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए फैटिग स्टडी बहुत ही ज़रूरी होती है और इसमें हमें तय करना होता है कि लेबर को जॉब के दौरान कब कब और किस ड्यूरेशन में इंटरवल प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद जो अगला टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में उन्होंने कहा कि जो इफ़िशियंट वर्कर हैं और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड सेट करने की बात की है, तो जो भी स्टैंडर्ड से अपर वर्क कर रहा है वो इफ़िशियंट में आएगा, जो भी स्टैंडर्ड के बिलो वर्क कर रहा है वो इनएफिशिएंट में आएगा, या जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा वर्क विद इन टाइम कर ले रहा है या विद इन टाइम काम को पूरा कर ले रहा है या काम से ज़्यादा 10 घंटे का काम 8 ही घंटे में कर ले रहा है तो इफ़िशियंट माना जाएगा, और 10 घंटे का काम जो 12 घंटे में कर रहा है वो इनएफिशिएंट माना जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो उनका कहना था कि इनके लिए डिफरेंट वेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब इफ़िशियंट वर्कर को क्योंकि वो जल्दी काम समाप्त कर लेता है, वो काफ़ी इफ़िशियंट है, उसको रिवार्ड स्वरूप अच्छा ज़्यादा सैलरी दी जानी चाहिए और इनएफिशिएंट को कम सैलरी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम जो है वो दोनों को ही मोटिवेट करने में हेल्प करता है। अब कहेंगे भाई दोनों को कैसे मोटिवेट करेगा, तो देखिए इफ़िशियंट को जब हम ज़्यादा सैलरी देंगे तो कहीं ना कहीं और वो मोटिवेट होगा और नेक्स्ट टाइम और भी कम समय में वो काम करने के लिए पूरा अपना एफर्ट यूटिलाइज और करेगा। तो इस तरीके से इफ़िशियंस अपनी इफ़िशियंसी बनाए रखेगा, मेंटेन रखेगा, इवन वो उसको और भी अधिक इम्प्रूव करेगा। वेदर इनएफिशिएंट जो वर्कर है वो देखेगा कि भाई इनएफिशिएंट वर्कर है वो ज़्यादा सैलरी पा रहा है जबकि मैं कम सैलरी पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होगा और भी बेहतर काम करने के लिए, ताकि वो भी उस सैलरी या उस वेज को गेन कर सके जो कि इफ़िशियंट वर्कर पा रहा है। इस तरीके से ये एक मोटिवेशन टूल्स के रूप में डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम काम करता है। तो इस तरीके से आपका टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट ख़त्म होता है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आप सभी को थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिलें।